मजदूरों के पक्ष के तो कानून नहीं है बिल्कुल भी। आजादी के बाद का अगर हम लोग एक चिट्ठा उठा करके देखें मोदी सरकार का और अलग अलग सरकारों का जरूर, खास करके 2014 से अगर मोदी सरकार की बात करें पूरे कार्यकाल की, तो सबसे बड़े कानून के रूप में इसे जाना चाहिए। काम के घंटे बढ़ा दिए। अब पहले कहा जाता है काम के घंटे बढ़ेंगे तो डबल रेट से ओवर टाइम मिलेगा। अभी भी यही बात कही जा रही है, कुछ अलग नहीं कहा जा रहा है। पर अब क्या है कि अब लीगलाइज कर दिया गया। अब 8 घंटे काम के कानून को खत्म कर दिया। कंपनी चाहे तो सीधा 12 घंटे लागू कर सकती है और 12 घंटे काम करके मजदूरों को निकाल सकती है। इन्होंने क्या नियम कर दिया कि आप 60 दिन पहले मालिक को सूचित करेंगे कि हम हड़ताल करने वाले हैं। अब बताइए, हड़ताल आमतौर पे जो सूचित करने वाले 2-4 लोग होते हैं, पहले उन्हें ही टारगेट में ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से तो कैसे कोई हड़ताल ही नहीं हो सकती। जो कुछ लोग थे उनके पास होकर के वो श्रम विभाग के पास जाकर के अपनी बात रख सकते थे, अब वह भी छीन लिया गया है। बाकी चीज़ें अपनी जगह है। सोशल मीडिया पर तमाम अलग अलग चीज़ों की वायरल हो रही है और तमाम गोदी मीडिया से लेकर के तमाम न्यूज़ एजेंसी इस तरीके से पोर्ट्रे करने में लगा हुआ है कि ये मजदूरों के लिए भला है। मोदी गवर्नमेंट ये बात कैसे कह रही है? वो कह रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कारोबार की आसानी। तो कारोबार की आसानी का क्या मतलब है? कारोबार की आसानी किसको फायदा मिलेगा? कारोबारियों को, व्यापारियों को, पूंजीपतियों, मालिकों को। और पूंजीपतियों, मालिकों का फायदा इसी में है कि वो मजदूरों, मेहनत कशों को लूटें, खसोटें और तब जाकर के अपनी तिजोरियां भरें। बीते 21 नवंबर को भारत सरकार ने देश में 4 नए श्रम कानूनों को लागू कर दिया है। 4 श्रम कानूनों को पिछले जो 40 श्रम कानून थे उनकी जगह पर लेकर के आ गया है। इन श्रम कानूनों के लागू होने के बाद देश में तमाम लोग, तमाम मजदूर यूनियन विरोध कर रही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रदर्शन करने आए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि सरकार जो कहती है कि इन कानूनों से, इन श्रम कानूनों से मजदूरों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं है बल्कि उनका भला होगा, तो ये लोग जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए हैं ये क्या मानते हैं इन कानूनों के बारे में? क्या मानती हैं कि ये श्रम कानून देश के मजदूरों का भला करेंगे या देश के मजदूरों का अहित करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मजदूरों के पक्ष के तो कानून नहीं है बिल्कुल भी। आज़ादी के बाद का अगर हम लोग एक चिट्ठा उठा करके देखें मोदी सरकार का और अलग अलग सरकारों का जरूर, खास करके 2014 से अगर मोदी सरकार की बात करें पूरे कार्यकाल की, तो सबसे बड़े कानून के रूप में इसे जाना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए, ये बात जो 4 संहिताएं लेकर के आए, 4 श्रम संहिता लेकर के आई है मोदी सरकार, उसमें बिल्कुल साफ है। जिस कारखाने में 300 मजदूर काम करते हैं वहाँ पे आप उन्हें लेआउट कर सकते हैं, छटनी कर सकते हैं और मजदूर उसमें कुछ बात नहीं कर सकते। इससे पहले के जो श्रम कानून थे, 44 जो श्रम कानून थे, हालांकि वो भी कागज में ही थे, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपका कोई पैसा मार लिया गया है, कोई दुर्घटना हुई, तो आप एक मजबूरी के कारण आप कोर्ट जा सकते थे, लेबर ऑफिस जा सकते थे। लेकिन अभी जो ये 4 लेबर कोड आए हैं, इसमें तो अब कहीं नहीं जा सकते। अभी तो सीधी सी वो बात है कि एक कोई फैक्ट्री मालिक होगा, वो लिख करके देगा कि मेरे फैक्ट्री में सब कुछ ठीक चल रहा है, वो मान लिया जाएगा। तो सीधी सी बात एक समझी जा सकती है, जहाँ पे पहले ये मजदूरों की संख्या 100 थी कि 100 मजदूर है, आप वहाँ पे लेआउट कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक तो निंदनीय चीज़ थी, लेकिन फिर भी, लेकिन अब वो बढ़ा करके 300 कर दिया गया। अभी अगर आपको ग्रेजुएटी, ESI, पेंशन, मातृत्व विकास, मैटरनिटी लीव, इन तमाम चीज़ों के लिए अगर मजदूर को अपने हक अधिकारों को, ना कोई फैक्ट्री मालिक, ना कोई कारखाना मालिक और ना किसी सरकार, डायरेक्ट इन तमाम चीज़ों के लिए मजदूर को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। तो बताइए कहाँ के मजदूरों के ऊपर है? ओवर टाइम की बात कर लीजिए, पहले डबल रेट से ओवर टाइम था, वो भी समाप्त कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के बात करें, एक चीज़ सबसे बड़ी, 178 रुपये आपको एक दिन का मिलता है, तो मानिए कि आप कुछ नहीं कर सकते और एक न्यूनतम वेतन लागू करने का बहुत अच्छे कानून है, तो कहाँ से क्या फायदा है इसका? अगर आप 5,000 के लगभग पैसा कमा रहे तो सब चीज़ें सही हैं। इतनी महंगाई में जब टमाटर 80 रुपये किलो चल रहा है, गोभी 60 रुपये किलो पहुँच गई है, छोटी छोटी चीज़ों के आप भाव लगा करके चलिए। 100 रुपये में अगर आप ढंग से सब्जी बनाने चले 5-6 लोगों की, नहीं बन पाएगी, नहीं हो पाएगा। तो उस वक्त में आप 178 रुपया एक आदमी का नहीं होगा। आपने ओवर टाइम की भी बात की। इस सरकार ने जो कहा है कि अब 12 घंटे तक काम किया जा सकता है और 12 घंटे के बाद ओवर टाइम आपका शुरू होगा। पहले क्या था कि 8 घंटे के बाद ओवर टाइम शुरू होता था, जिसकी वजह से डबल मिलता था आपको पर घंटे का जो था। तो सरकार का ये जो फैसला है, एक तरफ सरकार कहती है कि हम जो कानून लेकर के आ रहे हैं, जो कानून है वो पहले के समय के थे, ये कानून नई दिशा देंगे, नया परिवर्तन करेंगे। नहीं, क्या दिशा देंगे तो समझने की बात है। आदमी 12 घंटे कट के इतना काम करके उसकी हड्डियों में इतना दम ही नहीं बचता, उसके शरीर में इतना दम ही नहीं बचेगा कि वो काम कर पाए। तो सीधी सी बात है, अपना ओवर टाइम बचाना, उसको बचा ही रहे ना। वो सीधा तो 12 घंटे के बाद ही लगेगा, बाद लगेगा तो कैसे होगा? कोई फायदा नहीं, कौन लगा पाएगा? 12 घंटे की शिफ्ट करने के बाद आप लगाएंगे, ये आप सोचिए। आखिरी सवाल आपसे, आप एक महिला हैं,
महिलाओं के लिए भी कह दिया गया कि अब रात को उनके लिए जो जॉब के दरवाजे हैं, ड्यूटी के दरवाजे खोल दिए गए हैं। जब देश में सरकारें महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाती, तब वो देश में रात में महिलाओं के लिए जॉब के दरवाजे खोलना कितना सही है? देखिए, मैं भी एक औद्योगिक क्षेत्र से सटा हुआ इलाका है जब मैं रहती हूँ शाबाश डेयरी में। मैं भी एक लंबे टाइम से जुड़ी हूँ इन कामों में, तो मैं भी जानती हूँ दिन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। दिन में महिलाओं को इतनी तमाम दिक्कतें परेशानियां हैं। दिल्ली जैसे शहर में तो आप निकल जाइए 9 बजे के बाद, सेफ्टी है, और आप रात में काम करेंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार कौन से कानून लेकर के आएंगी? सरकार कौन से घर से लेकर के औद्योगिक क्षेत्रों तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करेंगी? यहाँ तो पटाखा फैक्ट्रियों में लोग गर्भवती महिलाएं मर जाती है, टॉयलेट तक नहीं मिलता है। ये सुरक्षा की बात करेंगे, ये मोदी सरकार बात करेगी। जहाँ पे टॉयलेट में कोई महिला आ जा रही है, वहाँ पे नॉक करके मेल गार्ड पूछते कितनी देर लगेगी, मेल गार्ड के द्वारा चेकिंग की जाती है। ये इसमें क्या सुरक्षा की बात है? सीधी सी बात है, भूखे मारने की, चाहे महिला हो पुरुष हो, एकदम ये साजिश मोदी सरकार कर रही है। ये बात तो सही है कि ये जो चीज़ लाई है मोदी सरकार, अभी तो कोई सरकार नहीं कर पाई थी। मज़दूरों के लिए बहुत बड़ा बदलाव आएगा, पर यह है कि बदलाव आएगा दूसरे तरीके से, मज़दूरों की ज़िंदगी को और बर्बाद कर देगा। क्योंकि आज़ादी के बाद से एक ऐसा कानून है जो मतलब ऐसा कानून अभी तक मज़दूरों के अधिकारों पे हमला, इतनी बड़ा हमला हुआ नहीं आज तक। जैसे अब चारों कानून को देखिए, जो मजदूरी श्रम संहिता है, सेफ्टी संहिता है या औद्योगिक श्रम संहिता है, उन सारे कानूनों में जो जितने मज़दूरों को अधिकार मिले थे, एक एक करके घुमा फिरा के उन सबको छीन लिया गया है। जैसे मज़दूरी की बात करें, फ्लोर लेवल मज़दूरी कम कर दी गई है, 178 रुपये थी पहले, अब उसको क्या कहते हैं, अब पहले ज़्यादा थी, जैसे दिल्ली में अभी न्यूनतम वेतन ज़्यादा है और राज्यों में अलग अलग थी, तो अब उसको एक लेवल पे लाने के लिए पूरे देश के स्तर पर 178 रुपये कर दिया है। यानी कि अब कोई भी कंपनी या मालिक 5,000 रुपये लगभग मान लीजिए देता है किसी मज़दूर को, तो इनलीगल नहीं कहा जाएगा। काम के घंटे बढ़ा दिए, अब पहले कहा जाता है काम के घंटे बढ़ेंगे तो डबल रेट से ओवर टाइम मिलेगा, अभी भी यही बात कही जा रही है, कुछ अलग नहीं कहा जा रहा है। पर अब क्या है कि अब लीगलाइज़ कर दिया गया, अब 8 घंटे काम के कानून को ख़त्म कर दिया। कंपनी चाहे तो सीधा 12 घंटे लागू कर सकती है और 12 घंटे काम करके मज़दूरों को निकाल सकती है। ठेकाकरण को लीगलाइज़ कर दिया गया है कि आप कोई भी कंपनी चाहे तो 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए मज़दूरों को काम पर रख सकते हैं, फिर निकाल देगी। तो परमानेंट नहीं हो सकते। हड़ताल करना मुश्किल कर दिया है, हड़ताल के लिए पहले 2 महीने पहले नोटिस दीजिए, या क्या कहते हैं यूनियन बनाना मुश्किल कर दिया। यानी कुल मिला के आप देखिए सारे कानून मज़दूरों को खिलाफ है, और अब ये लागू हो जाएंगे प्रैक्टिकली, यानी कंपनियों में डे बाय डे, तो मज़दूरों को बहुत दिक्कत आने वाली है और मज़दूर गुलामी की तरफ धकेल जाएंगे। आपने यूनियन की बात की, सरकार ने ये भी प्रावधान इसमें किया है कि अगर 51% कर्मचारी अगर हड़ताल के पक्ष में होंगे तभी वो हड़ताल कर पाएंगे। हाँ, तो मतलब बिल्कुल जैसे वही बात है ना, उसके लिए पहले उनको नोटिस भी देना पड़ेगा। यानी कि आप जैसे किसी कंपनी में, जैसे कई जगह ऐसा होता है कि एक मज़दूर की उंगली कटती है तो वहाँ पे कई सारे मज़दूर के समर्थन में आके हड़ताल कर देते हैं। पर ये है कि आप उसके लिए पहले आप प्रक्रिया चलाइए, 51% मज़दूर के सिग्नेचर लीजिए, तब जाके वो करेगा। यानी कंपनी में आप हड़ताल नामुमकिन कर सकते हैं। 2 महीने पहले आप नोटिस देंगे तो वहाँ पे किसी भी मज़दूर को जाके वो जो लीड कर रहा होगा, लीडरशिप, उनको निकाल दिया जाएगा। फिर अब कैसे होगी हड़ताल? तो यानी कि कुल मिला के ये कहा जाए, इस चीज़ को अब ख़त्म कर दिया गया, आप हड़ताल कर ही नहीं सकते। दूसरा, इन्होंने एक और बात इसमें कही है कि मास कैजुअल लीव को भी हड़ताल की श्रेणी में गिना जाएगा। तो बिल्कुल कैसे देखते हैं? जैसे मान लीजिए सरकारी कर्मचारी हैं या संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उस तौर पे वो अगर छुट्टी लेते हैं, या किसी, जैसे अभी कई बार होता था कि आप लंच का विरोध करते थे या मतलब लंच का स्किप कर देते थे, या कई तरीके के विरोध प्रदर्शन होते जो प्रतीकात्मक होते थे, अब उसको भी इन्होंने, मास लीव को भी इन्होंने इस तौर पर ज्वाइन कर लिया। तो यानी कि वो वही कि सारे आप मज़दूरों के लड़ने के तरीके जो वो पहले जो श्रम कानून में मिले थे, वो भी कोई भीख में नहीं मिले थे, वो भी लड़ के मिले थे। जो 44 केंद्रीय श्रम कानून थे, उनको भी जो थोड़े बहुत अधिकार थे वो भी ख़त्म कर दिया। अब ना हड़ताल कर सकते, ना यूनियन बना सकते, लेबर कोर्ट नहीं है यहाँ तक कि अब वहाँ पे अब त्रिपक्षीय कमेटी होगी। जैसे आप देख रहे होंगे बहुत सारे विज्ञापन छप रहे हैं, जिस विज्ञापन में ना इसको एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। कई जगह पे बता रहा है कि इससे मज़दूरों के लिए और मज़दूर मजबूत होने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये ना हमें कई बार इतिहास से सीखना चाहिए। 2014 में मोदी सरकार आई, और जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने जब भी ये कहा है, उन्होंने कहा कि नोटबंदी कर रहा हूँ, नोटबंदी से मज़दूरों का बहुत भला होने वाला है। लेकिन हुआ क्या, वो दिखा है। उन्होंने कहा GST कानून ला रहा हूँ, बहुत अच्छा रहा। उन्होंने जिस तरह से कोविड कोरोना थोपा है ना, और उसके बाद कितने मज़दूरों के हालत ख़राब हुए, कैसे उनकी ज़िंदगी बीती, वो भी दिखता है। कोविड के अंदर एक भी ट्रेन नहीं चलाई, अभी चुनाव हो रहा था तो ट्रेन से ले जा रहे हैं। तो कुल मिला के मोदी सरकार की बातों का हमें भरोसा बिल्कुल नहीं रह गया है। मोदी सरकार जब भी, हमने तो नियम बना लिया है कि मोदी सरकार जब भी कहती है कि भाई मैं आपका हित करने वाला हूँ, हमें मान के चल रहे हैं कि वो बुरा होने वाला है। एक चीज़। दूसरी बात है कि देखिए, हम मानते हैं कि जो ये 4 कानून हैं, इन चारों कानून को अगर गहराई से पढ़ते हैं और समझते हैं तो इन 4 कानूनों के अंदर
बिल्कुल ऐसा लगता है कि मालिकों को बहुत ज़्यादा उनको छूट दी जा रही है। यानी कि आप सोचिए ना कि कोई भी स्ट्राइक करनी है, कोई भी हड़ताल करनी है, पहली बात तो इतिहास में कभी ऐसा हड़ताल नहीं होता कि हमें हड़ताल करनी है, हम सोचते हैं कि चलो 2 महीने बाद करें, कभी मजदूर सोचते ही नहीं है। वर्कर जो होता है, कोई घटना घटती है, कभी कुछ सैलरी कम होती, कुछ होता है तो कहते हैं चलो यार 1 हफ्ते बाद स्ट्राइक कॉल देते हैं, मीटिंग करते हैं। लेकिन अब ये इन्होंने क्या नियम कर दिया कि आप 60 दिन पहले मालिक को सूचित करेंगे कि हम हड़ताल करने वाले हैं। अब बताइए हड़ताल आमतौर पर जो सूचित करने वाले 2-4 लोग होते हैं, पहले उन्हें ही टारगेट में ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से तो कैसे कोई हड़ताल ही नहीं हो सकती। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम पूरे देश के लेवल पे एक सैलरी कोई तय कर रहे हैं। भाई हो सकता है भारत के बहुत राज्यों में कम मिलती हो, उसके एवरेज से आप यहाँ का लगाएंगे तो यहाँ की भी कमी बैठा देंगे। कुल मिला के देखिए जो मेन बात है वो ये बात है कि इन 4 श्रम कानूनों से मालिकों को, पूंजीपतियों को खुली छूट मिलने वाली है लूटने की। जो लूट पहले भी चल रही थी वो लूट और बढ़ के हो जाएगी, नंगे रूप में होने वाली है। और अब मजदूर जो जाते थे, कम से कम लेबर कोर्ट में जाते थे, एप्लीकेशन लगाते थे, केस लगाते थे, वो केस लगाना भी लगभग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैं एक चीज़ आपको छोटा सा उदाहरण दूँ तो जब अभी मोदी सरकार ने ये फेस लगाया, मैंने नीचे गुजरात के मजदूरों की वो बड़ी कमेंट, उनमें सब कह रहे हैं कि बहुत बकवास है। वहाँ लागू है गुजरात में, वहाँ कह रहे हैं हम 3-3 दिन काम करना पड़ता है हमें मजदूरी में, कई बार 12 घंटे नहीं 24 घंटे 48 घंटे काम करते हैं हम, ये कानून लागू होने के बाद। आप जानते होंगे कि इनको पारित उस समय किया गया था जब 19-20 का समय था, कोरोना का समय था। और वो कोरोना के भयंकर समय में जब पूरे देश भर में हज़ारों हज़ार लाखों लाख मजदूर जो है जो हज़ारों किलोमीटर चल रहे थे, ये सरकार के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ आपके कैमरे के माध्यम से जितने लोग जान रहे होंगे उनके लिए मजदूर एक शब्द के तौर पर दिखता है, लेकिन वास्तविक तौर पर मजदूरों को अगर आपको देखना है तो दिल्ली के अंदर में, दिल्ली से बाहर निकलते हैं गुड़गांव, मानेसर, धारूड़ा, बावल जैसी औद्योगिक पट्टी में चले जाइए और आप वहाँ जाकर के कार्य की परिस्थितियों को देखिए, काम की परिस्थितियों को देखिए, उनमें काम करने वाले मजदूरों के हालात कैसे हैं। पहली बात कि आज के समय पे ज़्यादातर मजदूर इन कारखानों में जो काम कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर मजदूर किसी वैधानिक तरीके से नहीं, कोई कागज का पेपर के तौर पर नहीं रखा जाता है। मतलब 90% के आसपास जो मजदूर हैं वो अस्थायी श्रमिक हैं, मजदूरों के पास कोई हक अधिकार कुछ भी नहीं है। अब इसके पहले क्या था, इसके पहले जो तथाकथित जो 43 केंद्रीय श्रम कानून अभी वापस के लिए गए 44, तो उसके पहले क्या था कि यदि कहीं कुछ यूनियन है, कुछ है, पहले अवलन देख लीजिए कि 100 मजदूर में से 80 मजदूर ठेका प्रथा के तहत भर्ती किए गए, उनका कोई आई कार्ड तक नहीं है, ESI PF कुछ नहीं है, वो कल को साबित नहीं कर सकता कि उस कारखाने का मजदूर है। जो कुछ लोग थे उनके पास होकर के वो श्रम विभाग के पास जाकर के अपनी बात रख सकते थे, अब वह भी छीन लिया गया है। बाकी चीज़ें अपनी जगह है, सोशल मीडिया पर तमाम अलग अलग चीज़ों की वायरल हो रही है और तमाम गोदी मीडिया से लेकर के तमाम न्यूज़ एजेंसी इस तरीके से पोर्ट्रे करने में लगा हुआ है कि ये मजदूरों के लिए भला है। बहुत वाहियात सी बात है। मजदूरों के काम के घंटे बढ़ रहे हैं, मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन घट रहा है, मजदूरों के लिए तमाम सामाजिक सुरक्षा, सबसे बड़ी बात क्या है जो की फैक्टर है, कानून से संहिता बदलने में जो आपको मतलब कानून के पालन ना करने पर जो सजा का प्रावधान था वो गायब है ना। संहिता कोड ऑफ कंडक्ट, भाई आप इसको मोरल कोड ऑफ ये है, लागू करने की बात है कि आप इसको लागू करें। अब इसको इंश्योर करने की पाबंद सरकार के पास नहीं कि जो जो चीज़ें हैं जो श्रम अधिकार, अच्छा ये जानना चाहिए लोगों को लगता है 8 घंटे काम के नियम हो गए या तमाम जितने भी मजदूरों के श्रम अधिकार थे वो एक दिन में नहीं मिले थे। दुनिया भर देश और दुनिया के मजदूरों ने सैकड़ों साल तक संघर्ष करके उन अधिकारों को अर्जित किया था, जिसको धीरे धीरे करके विदर अवे करते हुए उसको लेकर के छीन लिया गया, अलग कर दिया गया। अब इसके बाद क्या है, अब मजदूर किसी भी चीज़ से होता था उसके पास हथियार होता था अपने संघर्ष का स्ट्राइक करने का, अब वो नहीं कर सकता। 6 महीने पहले वो जाकर के वो कहे कि स्ट्राइक करेगा, आप किसी भी कारखाने में जाके किसी भी मजदूर से पूछ लीजिए, किसी भी मालिक से पूछ लीजिए, क्या एक मजदूर उस कारखाने में अगले 6 महीने तक काम कर सकता है या काम करता रहेगा, इसकी गारंटी है? जवाब है नहीं। सीधी सी बात है, लोक लुभावन नारों के पीछे की जो सच्चाई है वो यही है कि मजदूरों के ऊपर जो दमन का पाटा है उसको बढ़ाया जाए। आज हमारा देश जिस भयानक संकट का, आर्थिक संकट का शिकार है, उसमें ये कतई नहीं चाहते कि मजदूरों के पास कोई हक अधिकार हो, मजदूरों के तरफ से कोई भी तरीके की आवाज़ उठे, बात उठे और डंडे के जोर पर उन पर पाटा चलाते हुए कारखानों में कोल्हू के बैल के तौर पर खटवाया जाता रहे, या आधुनिक गुलाम पहले उसी तरह पे उनको और वैधानिक जामा पहनाने का काम किया जा रहा है। कारखानों में स्थिति पहले से भयंकर था, जो औपचारिक तौर पर उनके पास कुछ थोड़ा बहुत जो बच्चा था वो भी छीनने का पूरा काम है ये। आपको सोच के हैरानी होगी, जब पूरा देश लॉकडाउन की मार झेल रहा था, कोविड से परेशान था, महामारी से परेशान था, तब ये
लेबर कोड को, इस लेबर कोड को संसद में पारित कर रहे थे छुप छुपा के, लोगों से बचा के, ताकि कोई सड़क पे उतर ही ना पाए, विरोध में शामिल हो ना पाए, क्योंकि ये लेबर कोड मजदूरों के, मेहनत करने वाले लोगों के हितों के बिल्कुल खिलाफ है। और खुद मोदी गवर्नमेंट ये बात कैसे कह रही है? वो कह रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कारोबार की आसानी। तो कारोबार की आसानी का क्या मतलब है? कारोबार की आसानी किसको फ़ायदा मिलेगा? कारोबारियों को, व्यापारियों को, पूंजीपतियों, मालिकों को। और पूंजीपतियों, मालिकों का फ़ायदा इसी में है कि वो मजदूरों, मेहनत कशों को लूटें, खसोटें और तब जाकर के अपनी तिजोरियां भरें। जी। अंबानी, अडानी ने 2014 में, आपको क्या लगता है कि हज़ारों करोड़ रुपए मोदी सरकार के प्रचार पे ऐसे ही खर्च कर दिया था? बिल्कुल नहीं। उनको भी पता था कि ये जीत के आएंगे तो ये लेबर कोड लागू करेंगे, ताकि उनके मुनाफे में जो रत्ती भर का भी जो एक ब्रेक लगा हुआ, एक रोरा है, उसको भी रास्ते से हटाया जा सके। लेबर कोड को आप पढ़ेंगे जो आया है, तो आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि मोदी सरकार के बाकी झूठों की तरह लेबर कोड के नाम पे भी ये जो हल्ला मचा रहे हैं कि इससे बहुत मजदूरों का फ़ायदा होगा, ये भी बिल्कुल साफ झूठ है। पहला ही कोड जो है इनका, कोड ऑन वेजेस, जो मजदूरी श्रम संहिता है, मजदूरी श्रम संहिता ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 4,700 कुछ रुपए कमा रहा है तो ये कानूनी है, ये न्यायोचित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस महंगाई के वक्त में, जब घर के किराए से लेकर मेडिकल बिल, पढ़ाई लिखाई, मतलब आप 4,600-700 में आप इस बात को सोच भी नहीं सकते कि कैसे कोई परिवार अपना गुजारा करेगा। यानी कि आप बस इतना रोटी दाल खाओ, अपने बच्चे को भी कल को फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजो, इसके लिए एक पीढ़ी तैयार हो, इसकी पूरी तैयारी कर रही है। और ये भी बड़ा मजाक है, मतलब जो कोड ऑन वेजेस है वो ये कहता है कि पहले जैसे लेबर इंस्पेक्टर्स होते थे, फैक्ट्री में जाते थे और इंडस्ट्रियल इलाकों में जाकर के, और वो देखते थे कि कहाँ श्रम कानून लागू हो रहे, कहाँ नहीं हो रहे हैं। थोड़ा बहुत, हालांकि पहले भी श्रम कानूनों का फ़ायदा मजदूरों को बहुत नहीं मिलता था, वो कागज़ पे थे और कभी कभार मजदूर अपने आंदोलन के ज़रिए उनको लागू करवा लेते थे। लेकिन अब तो ये कानूनी हो जाएगा कि न्यूनतम मजदूरी मालिक को देने की बाध्यता ख़त्म कर दी जाएगी। मालिक खुद को सेल्फ सर्टिफाई कर सकता है कि मेरी फैक्ट्री में सब अच्छा चल रहा है, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है और सब हंसी खुशी चल रहा है, आप जा कर के देख लीजिए। लेकिन सच्चाई ठीक इसके उल्टा है। अब बवाना से लेकर गुड़गांव, धारूहेरा से लेकर वजीरपुर की फैक्ट्रियों में चले जाइए, आपको असलियत पता चल जाएगी कि किस नारकीय परिस्थिति में मजदूर काम करने के लिए आज आज़ाद है। मतलब कहने के लिए उनको आज़ादी है। वो 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, 10,000 रुपया भी बमुश्किल मिलता है। महिला मजदूरों को तो उससे भी कम मिलता है। वो अपने छोटे बच्चों को लेकर फैक्ट्री कारखानों में काम करती हैं। और कोड ऑन वेजेस के तहत अब, पहले हम ये क्लेम कर सकते थे ना कि समान काम के लिए आप समान वेतन दो, लेकिन अब ये भी ख़त्म कर दिया गया है। अगर महिला मजदूरों को कम पैसा मिले तो ये भी जायज़ होगा, ये भी कानूनी होगा। सरकार तो कह रही है ना कि महिला मजदूरों को समान वेतन मिलेगा, तो कहाँ समान वेतन तो मिलना चाहिए ना। समान वेतन के लिए तो आप कोड ऑन वेजेस में ये बात क्यों ख़त्म कर रहे हो कि बराबर काम के लिए, मतलब स्त्री और पुरुषों के बीच ये अंतर क्यों लेकर के आ रहे हो आप, है ना? आपको समान काम के लिए समान वेतन, तो सरकार तो न्यूनतम मजदूरी की भी बात करती है, पर न्यूनतम मजदूरी कहाँ लागू होता है? किस फैक्ट्री में, किस इंडस्ट्रियल एरिया में लागू होता है? नहीं होता है। धड़ल्ले से उसका मजाक उड़ाया जाता है और ये सब कुछ बहुत आसानी से कानून भी कभी किसी मालिक को आपने सुना है कि न्यूनतम मजदूरी ना देने की वजह से उनको सजा हुई हो? तो पहले भी नहीं था, लेकिन इन्होंने अब इसको खुलेआम कानूनी रूप दे दिया है और ये आज हम मानते हैं कि ये मजदूरों के अधिकार पे देश के इतिहास में सबसे बड़ा हमला है। जी। सरकार ये कहती है कि मोदी जी ने भी ट्वीट में कहा कि रोजगार के नए अवसरों के सृजन होंगे, नए अवसर बनेंगे। और दूसरी तरफ हम अगर वेज कानून जो आए उनमें देखें कि उनमें सीधे अब कॉन्ट्रैक्ट का प्रावधान कर दिया गया है, तो इससे तो भविष्य की असुरक्षा हो गई, नए अवसर कहाँ बने? बिल्कुल, आपने ठीक ही कहा कि नए कोड के अनुसार ठेका प्रथा को मालिकों को ये छूट दे दी गई है कि मजदूरों को ठेके पे रख सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात आप ये कि अगर कोई मजदूर असंतुष्ट है मालिक से और वो हड़ताल और प्रदर्शन पे जाता है, तो उसको 2 महीने पहले बताना पड़ेगा। 2 महीने पहले बताना पड़ेगा। और किसी फैक्ट्री में 300 मजदूर हैं तो मालिक को उनको छटनी करने में भी सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री है इसके लिए कि आप छटनी ले ऑफ कर सकते हैं। तो अब आप खुद सोचो कि हम 2 महीने पहले बताएंगे कि हम हड़ताल और प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो
मैनेजमेंट और मालिक क्या इस बात की इजाज़त देगा? वो तो तुरंत 300 मजदूरों को निकाल के नई भर्तियां करेगा और ठेका प्रथा वैसे भी लीगल होगा। तो ये सारी जो चीज़ है ये आज हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि उनको एक बार फिर से मूर्ख बनाया जा रहा है। 2014 के बाद से 11-12 सालों में हमने देखा ही कि किस तरह हर मसले पे, चाहे वो 15 लाख से शुरू हुआ हो या फिर झुग्गियों के बदले पक्के मकान की बात हो या 2 करोड़ रोजगार की बात हो, सारे मसलों पे सरकार ने जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है और 4 लेबर कोड भी उसी कड़ी का एक अगला हिस्सा है।